हेलो एवरीवन पब्लिक, आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ। ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है ना, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पब्लिक। और ये इससे सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसका एप्लीकेशन भी है। हम आप लोग के लिए इसका एप्लीकेशन का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलते हैं हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ की तरफ। ओके, देखिए पब्लिक, बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। आई होप आप लोग को छोटा छोटा बेसिक मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का कंप्लीट होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के चारों तरफ वाला फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ऐसा यूनिट टेस्ला जानते होंगे, गॉस भी होता है ना। हम लोग इसमें ही डिस्कस कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। तो चलिए पब्लिक, बायोट-सावर्ट लॉ हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात तो ये है कि अगर कोई भी वायर से अगर करंट फ्लो करता है पब्लिक, तो आप सबको पता होगा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। हालांकि इस फेनोमेना को सबसे पहले ऑस्टेट साहब ऑब्जर्व किए थे पब्लिक, लेकिन वो मैथमेटिकल फार्मूला नहीं बताए थे कि आखिर कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में होगा, ये वो नहीं बता पाए थे। हाँ, ये बतलाए थे पब्लिक कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होगा, किधर प्रोड्यूस होगा, ये वो उन्होंने नहीं बताया पब्लिक। वो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था बायोट-सावर्ट। तो चलते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, हम लोग उसी के तरफ चलते हैं। सबसे पहले पब्लिक हम लोग एक वायर लेते हैं, आर्बिट्ररी कैसा भी वायर, ठीक है। और इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, और मैं बता दूं कि इस वायर से करंट मान लेते हैं आई फ्लो कर रहा है। इस वायर से मतलब कैसा भी आर्बिट्ररी हम लोग वायर ले लिए, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, सर्कुलर ही हो, है ना। उसका एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन में। तो एक आर्बिट्ररी कोई भी हम लोग वायर ले लिए पब्लिक, और उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इस स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पब्लिक, यहाँ। हमको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे मान लिया जाए हमको ए पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पब्लिक, बायोट-सावर्ट साहब क्या किए, सबसे पहले इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हमको पी पॉइंट पर निकालना। तो सबसे पहले वो एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिए। इस वायर में एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किए जिसका लंबाई था पब्लिक DL, छोटा सा पार्ट कंसीडर किए जिसका लेंथ था DL, और करंट इस पार्ट में फ्लो कर रहा है I। तो IDL मिल करके एक छोटा सा बन गया जिसको बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट है, और ये छोटा सा पार्ट पब्लिक IDL कहलाया, करंट एलिमेंट कहलाया। तो सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया गया, करंट एलिमेंट IDL, जो इस वायर पे देख सकते हैं यहाँ पे है। अब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं R वेक्टर। इट मीन्स कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस बोल सकते हैं डायरेक्शन के साथ, पोजीशन वेक्टर। और ये एंगल बना रहा है थीटा। ये थीटा किसके बीच का है, IDL और R। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है और ये IDL है, तो IDL और R के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अकॉर्डिंग टू, देखेंगे पब्लिक, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, देखिएगा ध्यान से, बायोट-सावर्ट लॉ क्या बताया, मतलब बायोट-सावर्ट लॉ के द्वारा क्या है, ध्यान सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट साहब क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट P having position vector R is given by। देखिए बायोट सावर्ट साहब क्या बताए पब्लिक कि कोई भी वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर में हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिए और वो छोटा सा पार्ट है पब्लिक आइडियल। तो इस छोटे से पार्ट के द्वारा हमको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है, वो छोटा सा पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के द्वारा कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। वो छोटा सा पार्ट से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा होगा और वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को dB लिखते हैं। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, dB। तो dB छोटे से पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस R। dB मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा पार्ट से ऑब्वियसली छोटा सा ही बनेगा। तो छोटा सा पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा बनेगा, वो dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस R के, मतलब आइडियल क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा आइडियल क्रॉस R का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्रॉस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर, याद होगा AB साइन थीटा होता है। तो आइडियल क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना पब्लिक, उसका क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स कि R अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा इन्वर्सली। ये ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर ये P पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा पब्लिक। दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। कंबाइनिंग दिस टू, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग दिस टू, ये दोनों को कंबाइन करेंगे पब्लिक, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, कंबाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे पब्लिक, ये दोनों को, तो कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, देख लीजिए, dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस R बटा में RQ मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में ले रहे हैं, ठीक है, dB प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस R और बटा हो जाएगा RQ, ठीक है। आइडियल क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और RQ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, मतलब हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को। तो मैं बता दूं कि जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में आता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये कांस्टेंट है पब्लिक, म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ पे बनेगा आइडियल क्रॉस R बटा RQ। अब अगर हम लोग बात करें पब्लिक, तो dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। चलिए तोड़ते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। तो आइडियल क्रॉस R बराबर क्या हो जाएगा, आइडियल R साइन थीटा डिवाइडेड बाई RQ। चलिए कैंसिल होगा कुछ, यहाँ से एक R से R कैंसिल हो जाएगा तो 2 गो बचेगा। तो बचेगा पब्लिक फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। यानी आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे पब्लिक कि छोटा सा करंट एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर R है और ये एंगल थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है आप देख रहे होंगे, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला जो एरो का निशान लगाए हैं पब्लिक, वो पोजीशन वेक्टर है। तो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा पब्लिक। तो आइडियल क्रॉस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देख सकते हैं, और डिस्टेंस के पावर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मिलाएंगे तो फार्मूला बन करके रेडी है पब्लिक, यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस R डिवाइडेड बाई RQ, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा R स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्लियर है। अब छोटा छोटा बात देख लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा पब्लिक कि म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -7 होता है, 10 टू दी पावर -7। इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें,
इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें पब्लिक, तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय देख लीजिए आइडियल साइन थीटा से डिवाइड होगा तो करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, 1 मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यानी इसका जो वैल्यू हो गया पब्लिक म्यू नॉट बाई 4 पाई का, है ना, आप बढ़िया से याद कर लेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर होगा। याद रखना है पब्लिक, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर के बराबर होगा। अगर सिर्फ म्यू नॉट की बात करें हम लोग तो ये 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं पब्लिक परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ध्यान रखिएगा, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट को बोलते हैं। म्यू नॉट का जो वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका वैल्यू याद रखेंगे पब्लिक आप लोग, और यूनिट भी याद रखेंगे क्योंकि इसका डायमेंशन पूछता है, इसका डायमेंशन पूछता है म्यू नॉट का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला बात, बायोट सावर्ट लॉ क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा आपको, छोटे से पार्ट के द्वारा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, या तो ये या तो आप ये बोल सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यू। चाहे तो ये आप बोल सकते हैं, चाहे तो ये बोल सकते हैं, दोनों में से कोई बोल सकते हैं पब्लिक। बायोट सावर्ट लॉ है। म्यू नॉट के बारे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका वैल्यू म्यू नॉट का देख लिए, म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल रहे हैं तो देखिए टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बता दें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा, एक मिनट कहाँ चल गया, देखिए म्यू नॉट का डायमेंशन आप लोग को बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। म्यू नॉट का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पब्लिक, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट की बात करें हम लोग तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि म्यू नॉट बाई 4 पाई या ओनली फॉर म्यू नॉट का जो वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। तो पब्लिक कैसे हम लोग म्यू नॉट का डायमेंशन निकालेंगे तो देख लीजिए, म्यू नॉट का जो यूनिट है ना वो क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। पब्लिक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेस्ला का डायमेंशन होगा mt-2 a-1, ठीक है। और मीटर है बोले तो l है लेंथ और एम्पियर है तो a, तो हालांकि जो डायमेंशन होगा mlt-2 a-2 के बराबर होगा। तो देख सकते हैं म्यू नॉट का डायमेंशन ये। पब्लिक एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता दें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप देख लें। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ठीक है, वो क्या है, जब म्यू नॉट आप लोग जान गए हैं, इप्सिलॉन नॉट भी आप लोग जानते होंगे, है ना। इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका वैल्यू भी आप सबको पता होगा, अभी मैंने बताया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। और इसका वैल्यू याद होगा, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1/4 पाई, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद होगा पब्लिक, पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की बात करें तो आ जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट बदल जाता है। दोनों का वैल्यू आपको पता है पब्लिक। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद दोनों को कैलकुलेट करेंगे ऐसे,
मैं आपको बता दूं कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे पब्लिक, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 9 इंटू 10⁻16, मतलब ये 3 इंटू 10⁻8। आप रख के देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिए ये वाला है ना 1/4π9 इंटू 10⁻9, और μ0 का वैल्यू रखिए 4π इंटू 10⁻7, तो ये 4π से 4π कटेगा, 9 1/9 10⁻9 और 7 16 ऊपर चल जाएगा, तो है ना वो उतना ही आएगा प्लस में। तो ये आ गया पब्लिक 1/ε0 इंटू μ0 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10 के पावर 8 का स्क्वायर 10 के पावर 16। पब्लिक ये आपको पता होगा कि 3 इंटू 10⁸ क्या है, लाइट का स्पीड। क्या है ये, लाइट का स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप इसको आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो 1/√ε0 इंटू μ0 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए पब्लिक ये भरा पड़ा है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। बोले तो इसका वैल्यू ये तो आप लोग जानते ही हैं, पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे आपने। तो μ0 का वैल्यू ये याद रखना है, यूनिट। तो आप कंप्यूट करेंगे पब्लिक, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/ε0 इंटू μ0, तो ये c² के बराबर होता है। अर्थात स्पीड ऑफ लाइट जो c है, आप उसको c को क्या बोल सकते हैं, √1/√ε0 इंटू μ0 के बराबर। तो पब्लिक ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से 1 है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक। तो हमने बताया कि छोटा सा पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा बनेगा, और वो कितना बनेगा, μ0/4π IDL sin θ/r²। याद रखिएगा पब्लिक, कौन क्या है इसका परख होना चाहिए, है ना। एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि ये वायर था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था, छोटा सा पार्ट लिए थे जिसका लेंथ L, करंट I, IDL, यहाँ से R डिस्टेंस पे चल के P पॉइंट था, एंगल थीटा था। तो इस छोटे से पार्ट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फार्मूला आप देख सकते हैं, μ0/4π IDL sin θ/r² के बराबर होगा। μ0/4π IDL sin θ/r² के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था बायोट सावर्ट लॉ। अब इस पे एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लें पब्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम सवाल ला रहे हैं। देखिए एक सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे पब्लिक, ये सवाल है और ये सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक सवाल है, वो सवाल क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पब्लिक, थोड़ा ध्यान देंगे। एन एलिमेंट ऑफ 0.05 I कैप मीटर, मतलब छोटा सा जो पार्ट है ना DL जिसको बोल रहे थे, छोटा सा लेंथ, वो छोटा सा लेंथ का वैल्यू है 0.05 I कैप, मीन्स उसका डायरेक्शन दिया हुआ है एक्स एक्सिस के तरफ, इतना मीटर लंबाई दिया हुआ है। ये ओरिजिन पर रखा हुआ है पब्लिक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। विच कैरीज ए लार्ज करेंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब वो करंट दे दिया 10 एम्पियर और एलिमेंट छोटा सा लंबाई इतना दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज, मतलब ये फिगर ऐसे हम लोग सोचेंगे पब्लिक, है ना, फिगर हम लोग ऐसे सोचेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को देखिए, आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोचेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक एलिमेंट है ऐसे, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है।
एक एलिमेंट है पब्लिक 0.05, यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया और वो छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिए हम लोग पब्लिक, छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिए और छोटा सा करंट एलिमेंट डेल्टा एल जिसका लंबाई 0.05, आई कैप मीन्स इसका डायरेक्शन इधर के तरफ ही है, छोटा सा करंट एलिमेंट। करंट इसमें फ्लो कर रहा है पब्लिक 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना है, यहाँ से 1 मीटर के दूरी पर, 1 मीटर के दूरी पर चल करके वो पी पॉइंट है पब्लिक, वहीं पर निकालना है। तो आप देख लीजिए करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इधर है और पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसका डायरेक्शन इधर है। आप दम इसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए, इसमें करंट फ्लो कर रहा था आई, छोटा सा लेंथ लिए थे, दम वही चीज़ है, करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा लेंथ लिए, उसका वैल्यू दिया हुआ है, करंट दे दिया है। अब इसके वजह से पब्लिक हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था जिसका पोजीशन वेक्टर आ रहा है, हमको यहाँ पर निकालना है जिसका डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। और एंगल आप समझ सकते हैं, आइडियल का डायरेक्शन इधर है पब्लिक, आइडियल का डायरेक्शन इधर है और पी पॉइंट इधर है, तो आइडियल और पी के बीच का एंगल, मतलब आइडियल और आर के बीच का एंगल कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। तो सब तो दिया हुआ है। अब इसके वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया पब्लिक, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आइडियल के जगह पर आई डेल्टा एल लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा एल दिया हुआ है। इसका वैल्यू याद होगा पब्लिक 10⁻⁻7। करंट दे दिया आपका 10 एम्पियर, डेल्टा एल है ना, यहाँ पे हम लोग लेंगे ऐसे, कैपिटल आई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आई 10, डेल्टा आई दिया हुआ है 0.05 और थीटा का वैल्यू 90, साइन 90 का मान 1 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो इसको कंप्यूट करने के बाद जो आता है उतना टेस्ला आंसर। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो होता है पब्लिक वो टेस्ला होता है, याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, टेस्ला। तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट था तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकला और कितना टेस्ला निकला है ना, इस कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब यही था, क्वेश्चन में यही बोल रहा था। आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट है पब्लिक और वो एक एलिमेंट है 0.05 मीटर का, तो 0.05 मीटर का एलिमेंट ले लिया और वो रखा हुआ है कहाँ पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन ये है ना, विच कैरीज ए लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर इन परपेंडिकुलर 1 मीटर के डायरेक्शन पर कितना फील्ड होगा। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो बायोट साहब। तो कहने का मतलब बायोट सावर्ट साहब एक आइडिया बता दिए कि हाँ, छोटे से करंट एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। आपको अगर पूरा वायर से निकालना है, मान लिया जाए ऐसा करके कुछ आपको ऐसे दे दे, कोई वायर दे दे पब्लिक आपको, है ना, ये आपको वायर दे दे और बोले स्ट्रेट वायर, और बोलेगे नहीं भाई हमको पूरा स्ट्रेट वायर से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ से एकदम पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट है। तो भैया क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ क्या होगा, डी एल, करंट फ्लो ही कर रहा होगा तो आई डी एल, इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और पूरा वायर से निकालना है तो क्या करेंगे पब्लिक, इंटीग्रेट करेंगे। हम छोटा सा पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल दिए और पूरे वायर से निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वो इसके एप्लीकेशन में होगा, मीन्स बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में होगा पब्लिक। आपको बता देना चाहते हैं, इसके एप्लीकेशन में हम लोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए सर्कुलर वायर है, हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके सेंटर वही काम करेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, है ना, करंट आई फ्लो कर रहा होगा, आई डी एल, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, है ना, निकाल करके पूरा से निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो सब काम वही करेंगे हम लोग पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल बेसिक आप लोग जो बायोट सावर्ट लॉ में आप लोगों को बताया गया वो बायोट सावर्ट आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। जो बायोट सावर्ट लॉ में आप लोग को बताएं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है पब्लिक, ठीक है। ये भी फार्मूला आप लोग को बताएं ये चीज़। तो पब्लिक आई होप बायोट सावर्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक डेफिनेशन था बायोट सावर्ट लॉ का। बाकी इसका एप्लीकेशन के लिए पब्लिक, है ना, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और बहुत जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ का। और नेक्स्ट वीडियो के लिए पब्लिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।